द गिवन मॉडल फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा क्लेम है आपकी तरफ से, रिजेक्टेड। तो आप अंडर एक्सप्लोर्ड फिनोमेना इस पे बात करें, ऐसे वर्ड यूज करें। तो पहली कंट्रीब्यूशन थ्योरी ड्रिवन होनी चाहिए। आप थ्योरी का कौन सा एंड ओपन करेंगे, डिटेल नहीं देंगे, क्योंकि डिटेल जाएगी 5th सेक्शन में थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन में। दूसरा, आप इंडस्ट्री ड्रिवन की इंडस्ट्री को क्या देने जा रहे हैं। बेहतर ये होता है कि आप स्केल को वैलिडेट किया करें, स्केल वैलिडेट किया करें। स्केल वैलिडेशन का ये मतलब आप जो क्वेश्चनायर ले रहे हैं उस क्वेश्चनायर को चेंज करें एज पर सिनेरियो, इन्वायरमेंट या कॉन्टेक्स्ट। ये आपकी पीएचडी में एक नई नोवेल्टी होगी कि हम स्केल को बदल रहे हैं। क्वेश्चनायर को हम क्या करते हैं, एज इट स्केल अडॉप्टेड लगा दिया, बीटा आ गया, बीटा और रिलायबिलिटी आ गई, रिलायबिलिटी रिपोर्ट कर देते हैं। तो आप उसको एज पर क्योंकि पाकिस्तान और वेस्टर्न में वो स्केल आया, आपने पाकिस्तानियों पे अप्लाई कर दिया, तो पाकिस्तानी पार्टिसिपेंट्स और वेस्टर्न पार्टिसिपेंट्स की साइकी और उनके बिहेवियर में काफी डिफरेंस है। ये क्वेश्चन लगेगा कि आपने एज इट स्केल क्यों उठाया, इसको क्या वैलिडेट करने की जरूरत नहीं थी, और आप कैसे उसको रिव्यूअर को ये कैसे सजेस्ट करें कि नहीं जरूरत नहीं थी, किन बेसिस पे कह रहे हैं। बेहतर ये होता है कि स्केल को भी वैलिडेट किया जाए, यानी मेथड की मेथोडोलॉजिकल जो कंट्रीब्यूशन है आपकी वो भी एक थर्ड कंडीशन आ गई। 2 कंडीशंस पहले क्लियर हो गई, थ्योरी, सेकंड इंडस्ट्री, थर्ड मेथड्स। यहां अगर एंड हो गया तो काफी है, क्योंकि मैंने 1000 वर्ड काउंट में इंट्रोडक्शन को हैंडल करना है। ये 3 कंट्रीब्यूशन अगर रियलिस्टिक बेसिस पर है तो बेस्ट है। ये बात वही हमारी हवा में नहीं। क्लियर है यहां तक हमें? हमने इंट्रोडक्शन को हैंडल कर लिया, इंट्रोडक्शन क्लियर है कि इंट्रोडक्शन राइटअप करने में आप 4 पैरास पे इसे मैनेज करेंगे। हर पैरा 250 to 280 वर्ड काउंट में होगा। 1300 वर्ड 1200 वर्ड लिखने में आर्टिकल का इंट्रोडक्शन मैनेज हो जाता है। अदरवाइज एक कमेंट लगेगा कि ये थीसिस है, ये पेपर नहीं, सॉरी आर्टिकल नहीं, थीसिस भी एक पेपर है। अब दूसरा जो हमारे पास एरिया आ जाता है वो है लिटरेचर। लिटरेचर रिव्यू, और लिटरेचर रिव्यू थ्योरी बेस्ड होना चाहिए। लिटरेचर रिव्यू लिटरेचर गैप पे होना चाहिए, ना कि ऑलरेडी जो काम हो चुका उसको मेंशन करते जाए, एंड पे कह दें कि एज नाउ वी हाइपोथेसाइज दैट H1 H2 H3। ये लिटरेचर रिव्यू क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू नहीं है। और क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू में क्या चीज टारगेट करनी है, और ये जो बात मैं कर रहा हूं ये सारी मैं आपको एक आर्टिकल बेसिस पे कर रहा हूं, वो है रिव्यू गैप। अगर ऑलरेडी ये आईडी और डीडी के रिलेशनशिप और कंट्राडिक्शन या कंट्राडिक्टरी इफेक्ट साइज या कोरिलेशंस या रिलेशनशिप मार्केट में अवेलेबल है, तो फिर आपका हाइपोथेसिस में क्या लाया है। इसका मतलब वो जो नोवेल्टी क्लेम की गई है, नोवेल्टी भी आपकी लैक कर रही है, क्योंकि लिटरेचर में गैप, यहां लिटरेचर का गैप क्या नजर आया आपको अभी तक, थ्योरी, कि ये थ्योरी पॉजिटिविटी को प्रमोट करती रही और तमाम ऑथर्स ने अभी तक इसको पॉजिटिव लिया। हम कहते हैं कि सेल्फ डिटरमिनेंट वर्कहॉलिक हो जाते हैं, वर्कहॉलिक होते हैं तो वर्कहोलिज्म आपको पता है कि नेगेटिविटी प्रमोट करता है, लेकिन सेल्फ डिटरमिनेशन को पॉजिटिव लिया गया सपोज। तो अगर एक लाइन लिखी है लिटरेचर की कि आपने आर्गुमेंट दिया, उसको रेफ दिया लिटरेचर का, आप फौरन थ्योरी ओपन करें। फिर आपने लिटरेचर लिखा 2 लाइनें किसी आर्टिकल से, आपको आर्गुमेंट्स मिले, उसको राइट अप किया, रेफ लगाया, फिर फौरन थ्योरी इसको क्या क्लैरिफाई करती है। तो यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जब भी राइट अप करें, आपने 1 लाइन लिखी है या 2 लाइनें लिखी, यहां 2 रेफ दिए, इन रेफ के बाद लिखें कि now as per SDT self determination theory or SDT explored this phenomena as this issue as this concerns as। आप अब क्या करेंगे, SDT को भी साथ लिख रहे हैं, फिर फॉरेन वेरिएबल को उठाएं, फिर SDT जनरल उठाएं और स्पेसिफिक होते जाएं और इंडस्ट्री पे जाकर हाइपोथेसिस बनेगा। अब जहां जितने भी रेफरेंस आएंगे सारे रेफरेंस होटल एंड टूरिज्म के होंगे। अगर आप आर्टिकल होटल एंड टूरिज्म का, हेल्थ केयर का आर्टिकल साइट नहीं होगा, वही वेरिएबल अगर चले हैं एकेडमिक में वो साइट नहीं होगा, आप टारगेट करेंगे होटल एंड टूरिज्म। करंट साइकोलॉजी था तो मैंने सारे साइकोलॉजी के रेफरेंस उठाए,
क्लियर है यहाँ तक बात जी। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, लिटरेचर में जो हमारी रिव्यू करना आसान है, हो जाता है, बेहतर है, हम कर लेते हैं, लेकिन जो जिस चीज़ पे हमें आर्गूमेंट्स लगते हैं या रिव्यूअर के कमेंट्स लगते हैं, रिजेक्शन लग जाती है, वो है कि हम रिव्यू का गैप नहीं लिखते। मिसकंसेप्शन ये है कि रिव्यू का मतलब ये है कि ऑलरेडी पब्लिश वर्क को रिव्यू किया जाए। नो, ऑलरेडी पब्लिश वर्क में जो गैप है उसको आप हाईलाइट करें, और जरूर वो गैप कहीं ना कहीं हाईलाइटेड होगा, काम नहीं होगा। तो एक आर्टिकल को मुकम्मल रीड करना होगा, पढ़ना होगा, रिव्यू नहीं करना। सर उसकी फाइंडिंग्स को नहीं करेंगे सामने? जी, फाइंडिंग्स को रिव्यू नहीं करेंगे ना, फाइंडिंग कभी नहीं लिखनी आपको कि इसने फाइंड क्या किया। रिव्यू का जो मेरा कॉन्सेप्ट है कि आपने एक पेपर पढ़ा, उसका ऑब्जेक्ट पढ़ा, उसके मेथड्स पढ़े, फर्दर जाके उसकी कंक्लूजन पढ़ी है और उसकी लिमिटेशन पढ़ी। उस लिमिटेशन में उसने लिखा कि लाइक इकोसेंट्रिक लीडरशिप जो है वो एक्सटर्नल ओसीबीई को प्रमोट करती है। एक्सटर्नल ओसीबीई को उसके साथ, एक्सटर्नल ओसीबीई के साथ रिलेशनशिप है, दोनों में फर्क है, रिलेशनशिप और इफेक्ट साइज में। लेकिन रिलेशनशिप जरूर है, इसकी कॉजेलिटी डिफरेंट हो सकती है। अब रिलेशनशिप पे ऑलरेडी रिव्यू है, कमेंट रेफ लगा दिया, उसके बाद अपनी क्लैरिफिकेशन लिखे, बट हाउएवर वाइल अब आप अपना आर्गुमेंट लगाएंगे, बट द कॉजेलिटी जो है वो डिफरेंट हो सकती है। इसका मतलब है उसका इंपैक्ट साइज डिफरेंट हो सकता है। रिलेशनशिप आर्टिकल आया था, इसमें कहीं बीटा स्टैटिस्टिक कुछ नहीं बताने। हम रिव्यू में जो गलती करते हैं वो ये है कि हम लाइन ये राइट तक जो लगाएंगे, इसके बाद रेफ होगा, ये किसी की ऑलरेडी पब्लिश वर्क है, उसके बाद कमेंट लगेगा, सो व्हाट, देन रिव्यूअर ये कमेंट करेगा, ठीक है उसकी स्टडीज ने ये फाइंडिंग ली, देन आपने तो इस पे कुछ नहीं कहा, आप इस पे क्या आर्गुमेंट ले रहे हैं। ये क्रिटिकल रिव्यू है। जनरल रिव्यू क्या है कि जो फाइंडिंग्स ऑलरेडी है उनको लिखते जाए, एक हाइपोथेसिस देते हैं। ये रिव्यू क्रिटिकल नहीं है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकर यानी स्पेशलिस्ट होने के साथ क्रिटिकल थिंकर फिलॉसफी का ही मीनिंग है ना, रिसर्च फिलॉसफी हम पढ़ते हैं डिफरेंट, कि फिलॉसफर जो डीप थिंकर होता है, तो फिलॉसफर स्पेशलिस्ट बन जाए, थिंकिंग ना करे, तो यहाँ थिंकिंग नहीं है। ये रिव्यू हमें क्लियर हो गया। तो रिव्यू में मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, थ्योरी का एक सेपरेट सेक्शन रखें, 2 पैरास में, उसके बाद आप जो भी हाइपोथेसिस बना रहे हैं, एक्स एंड वाई, मॉडरेशन एंड एक्स एंड वाई, उसमें थ्योरी हर एक आर्गुमेंट के साथ सपोर्टिव रहे। आप देखेंगे आप आर्टिकल का रिव्यू एक रिफाइन और अच्छा रिव्यू होगा और ये अच्छे जर्नल में जा सकते हैं। सेकंड लास्ट कंसर्न हमारा है मेथड्स किसी भी आर्टिकल में। कौन सा मेन क्वेश्चन हो सकता है मेथड्स में, जो रिव्यूअर जिसको सबसे पहले रीड करता होगा, स्टडी करता होगा? क्या पार्टिसिपेंट्स कौन थे? इसका मतलब है रिसर्च के पार्टिसिपेंट नहीं, तो एम्प्लॉय से डेटा लिया गया, अगर इंडिविजुअल लेवल है, अगर मल्टी लेवल है, क्या मैनेजर को भी साथ टारगेट किया गया? स्केल हो सकते हैं क्या, क्वेश्चन आया यानी मेजरमेंट स्केल, ये दूसरा मेन इशू हो सकता है, या रिपोर्टिंग हो सकती है कि मेथड्स को रिपोर्ट कैसे किया, ये थर्ड कंसर्न। इन सब से बेहतर है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कितने ट्रांसपेरेंट चलेगा। और मेथड्स में आप जब लैग करते हैं तो आप किसी की डेटा फाइल उठा ली, उसी पे रन कर दिया, कोई डेटा कलेक्शन नहीं ओरिजिनली। और जर्नल आप जब पेपर सबमिट कर रहे होंगे, सबमिशन से पहले ही आपसे पूछेगा, आपको एक टिकर देगा, बॉक्स देगा कि क्या डेटा ओरिजिनल कलेक्ट किया गया, आप लिखेंगे यस, नो तो आप लिख नहीं सकते, क्लिक नहीं कर सकते। वो कहेगा डेटा मुझे, हम अगर डिमांड करें तो अवेलेबल होगा, कौन देगा? हाँ, करस्पॉन्डिंग ऑथर से आप डेटा किसी भी टाइम डेटा फाइल ले सकते हैं।
आपने इनिशियली कह दिया और एंड पे आपसे पूछेगा कि नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आप आथर हैं, हम आथर हैं, हमारे को कन्फ्लिक्ट भी नहीं है, और तमाम इंफॉर्मेशन जो है आप एग्री करते हैं, कंफर्म करते हैं कि इसमें कोई फेक बात या ऐसी कोई आर्गुमेंट्स नहीं था, क्लेम नहीं था, अब हम भी यस कर देते हैं। अब ये डिटेक्ट कैसे करता है? ये लगाते हैं टर्निटिन या ऑथेंटिकेट। हम टर्निटिन को तो बाईपास कर लेते हैं, इसके पास और सॉफ्टवेयर भी ऑथेंटिकेट यूके में भी चल रहा है। ऑथेंटिकेट क्या करता है? वो कुछ ऐसी स्टैटिस्टिक डिटेक्ट कर लेते हैं जो ऑलरेडी पब्लिश है। यानी मेरा पीएचडी का, एमफिल का या किसी का एमफिल का डेटा फाइल थी, उसने मुझे दी थी, मेरे पास पड़ी थी, मैंने उसे रन कर दिया और पेपर डेटा कलेक्ट नहीं किया ओरिजिनल। इसने जब डिटेक्ट किया तो वही रिजल्ट्स किसी एक सोर्स में आ गए। ये पेपर ये भी वापस आएगा अगर कहीं और डिटेक्ट हो जाए पेपर। अच्छा ये है कि पब्लिश होने के बाद भी पेपर आपके रिवर्ट हो जाए, कोरिजेंडम लगते हैं, पेपर रिवर्ट हो जाए। रीजन ट्रांसपेरेंट मेथड्स फॉलो नहीं किए गए। दूसरा, जो नंबर्स आप बता रहे हैं, सोर्स, जो नंबर्स मींस के हेल्थ केयर कितने डॉक्टर हैं ऑल ओवर पाकिस्तान पब्लिक सेक्टर में, ये फैसिलिटीज वाकई उनको दी जा रही है, हालांकि कोई नहीं है। एकेडमिक जो है वो तमाम क्या, हमारा इतना लेक्चरर, इतना प्रोफेसर, ये सब रजिस्टर्ड है, ये इंफॉर्मेशन कितनी एक्यूरेट है, इसमें इशू क्या रहता है, ये कैसे डिटेक्ट करता है? ये सोर्सेज को डिटेक्ट करेगा डिफरेंट प्रॉक्सीज के थ्रू, यानी वो सोर्स ऑलरेडी बुक चैप्टर्स में, बुक्स में पब्लिश होते हैं। आप अगर आज गूगल पे लिखें कि लाइक केपी हेल्थ केयर, सिर्फ केपीके या केपी हेल्थ केयर, हेल्थ सेक्टर, और गूगल सर्च लगाएं, आपके सामने बुक्स, चैप्टर, पेपर एमरल्ड के, विले के, स्प्रिंगर के, क्लास 1 के आएंगे। उनमें देखेंगे मेथड्स में आपको बताएगा कि 2024-2025 के रजिस्टर्ड डॉक्टर्स क्या थे, सोर्स क्या था। आपने लिखे हैं 5000 और 2025 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई हेल्थ मिनिस्ट्री की, और उसमें आप देखें तो वो 5000 नहीं है। उसने डिटेक्ट कर लिया, कमेंट नहीं लगाएगा, सिर्फ कह देगा कि मेथड ट्रांसपेरेंट नहीं है, पेपर रिजेक्टेड। तो मेथड्स लिखना या उसकी डिजाइनिंग, उसका राइट अप, ये सब इजीली हम कर लेते हैं। हमारे मेथड्स में ट्रांसपेरेंसी इशू आते हैं, अल्टीमेटली हमारा पेपर रिजेक्ट हो जाता है। और मैंने पहले कहा कि एडिटर मुझे सजेस्ट कर रहा है, वो कहते हैं मेथड्स जो है हम सबसे पहले पढ़ें, आप सिर्फ मेथड्स, क्योंकि इतना टाइम नहीं है वो आपका पेपर पढ़े, वो फिर एडिटर को दे देता है, एडिटर उसको रिव्यू करता रहता है, फिर 1 महीने बाद वो रिव्यूअर असाइन कर देता है अगर पेपर आगे जाने का हो। तो अगर आप प्राइमरी डेटा कलेक्शन कर रहे हैं तो ओरिजिनल डेटा कलेक्ट करें, और अभी से उसकी गूगल फॉर्म बनाएं और सुपरवाइजर के साथ, टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स जो भी आपकी कॉन्टैक्ट्स में है उनको शेयर करते हैं, ऐसे डेटा कलेक्ट हो जाता है। आईपी एड्रेस लाजमी लें, जितना भी आज पेपर है वो आईपी एड्रेस के बगैर एक्शन नहीं लेते कि किस आईपी एड्रेस से ये डेटा आया है। दूसरा, इसमें एथिकल स्टेटमेंट, एथिकल कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर बात वही हो गई ट्रांसपेरेंसी। मैंने पहले कहा कि एथिकल स्टेटमेंट ये है कि ये डेटा कलेक्शन ने किसी को हर्ट नहीं की, तो आप पर्सनल इंफॉर्मेशन हम ले रहे होते लोगों से कि क्या आपका मैनेजर जो है हैरासमेंट करता है, हैरासमेंट आप देख लें इतना काम हो रहा है इस पर, साइकोलॉजिकल कंसर्न, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, आप एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, वर्कहॉलिक हो रहे हैं, ये सारी इश्यूज जो है इन पे आप एथिकल स्टेटमेंट लाजमी लेंगे। यहाँ तक हमें क्लियर है। तो मेथड्स कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, स्टार्ट में हम इसे फाइनलाइज कर लेते हैं। तो मैं प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ तो आप क्वेश्चनर डिजाइन करेंगे, उसका गूगल फॉर्मेट, गूगल फॉर्म बनाएं, उसको फ्लोट करते रहें, सर्कुलेट करते रहें यूनिवर्सिटीज में, यूनिवर्सिटी की एलुमिनाइज है, अल्टीमेटली डेटा। अब लास्ट जो हमारे पास फेज है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी आर्टिकल को पास करने के लिए, वो है कंट्रीब्यूशन, यानी डिस्कशन सेक्शन। और डिस्कशन 3 सेक्शंस पे ये डिपेंडेंट होगा। फर्स्ट, स्टडी फाइंडिंग्स क्या रही, उनका मीनिंग क्या था, और आप उनको क्या कैसे क्लैरिफाई कर रहे हैं। यानी आप कितने हाइपोथेसिस पे काम कर रहे थे, H1 एंड H2। मैंने भी जो स्केल बनाया तो उसके 2 ही, अभी जो मॉडल रखा आपके सामने सेटिज्म का, इसके 2 ही हाइपोथेसिस थे। और इनिशियल सपोज मेरी ये सोच हो सकती
कि 2 हाइपोथेसिस में तो पेपर मेरा रिजेक्ट हो जाएगा, ये क्या स्टडी है, तो 2 ही हाइपोथेसिस। अब यहां आप लिखेंगे कि हमारी स्टडी की फाइंडिंग्स क्या रही, इनको हम, अच्छा फाइंडिंग्स सपोज हमने क्या फाइंड किया, उसके बाद ये नहीं बताना कि एज प्रीवियसली XYZ also explored or found that, ये नहीं कहना। आपने जो आर्गुमेंट दिया है वो अगर कहीं ऑलरेडी मैच हो रहा है उसका रेफ लगा दे बस। यानी एक कंसाइज राइटअप की ये टेक्निक है। सपोज एक लाइन लिखी गई, हमारी फाइंडिंग्स क्या रही, इन फाइंडिंग्स के बाद आप एक 2 रेफ लगाएं। अब ये वो रेफ होने चाहिए जो रेफ ऑलरेडी इंट्रो में कहीं मिल रहे हैं या लिटरेचर में है। क्यों आप कोई नया रेफ लगाएंगे फिर वर्ड काउंट का इशू आ जाता है। तो इनिशियली ये सारे क्वेश्चन माइंड में रखने हैं कि मैं कौन से रेफ साइट करूंगा, फिर उनको डिस्कशन में भी साइट करूंगा, फिर वो कंट्रीब्यूशन में भी मुझे हेल्प आउट करेंगे। तो रेफरेंस 65 पे मैंने हैंडल करना है। तो आपने रेफ लगा, इसका ये मतलब हुआ ये मेरी जो आर्गुमेंट्स हैं, मेरी फाइंडिंग है, ये ऑलरेडी यहां भी देखी जा सकती हैं। यहाँ रिव्यूअर क्लिक करेगा, जाएगा, उस पेपर को डाउनलोड करेगा, उसमें वो स्टडी कर सकते हैं, उसका आप देख सकते हैं। हम राइटर में क्या कर देते हैं, वी फाउंड दैट sadism effect are correlated with insanity as our results are in line with previous studies like XYZ, ABC, ये लिख रहे हैं। उनके साथ आप क्यों साइड कर रहे हैं, उनकी स्टडीज को आप क्यों रीराइट कर रहे हैं। आप इसके बाद रेफ लगा दिया ना, ये उसी जा सकते हैं रेफरेंसेस में। ये 3 पैरास में आपका डिस्कशन राइटअप हो जाएगा। हाइपोथेसिस 1, हाइपोथेसिस 2। बेहतर ये है स्टार्ट नोवेल्टी से, यानी जस्ट ऐसे शुरू नहीं कर लेना कि अगर हम हाइपोथेसिस फर्स्ट वाज दैट एंड वी फाउंड दैट, ऐसे नहीं करना। स्टार्ट, फिर आप स्टोरी टेलिंग, कुछ आर्गुमेंटेशन, जो डिडक्टिव रीजनिंग का एक रूल है वो बताएंगे। द नोवेल्टी ऑफ द स्टडी लाइज इन द स्टडी डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ द स्टडी। ये स्टार्ट से ही कुछ ना कुछ आपको नोवेल्टी बतानी होगी। यानी डिस्कशन सेक्शन जो है वो कहां से स्टार्ट होना चाहिए, ओरिजिनलिटी से, फिर हाइपोथेसिस, देन क्लोजर। अब भी डिस्कशन एंड नहीं हुई और मेन इंपॉर्टेंट एरिया डिस्कशन का स्टार्ट हो रहा है जो कि है थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन। ये मेन थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन में एक तो थ्योरी को फोकस करना है, फाइंडिंग्स एंड थ्योरी, ये थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन है। ये नहीं है कि हमने थ्योरी एडवांस की, हमने थ्योरी एक्सटेंड की, ठीक है ये कंट्रीब्यूशन में आ रहा है, लेकिन फाइंडिंग्स ने इस पे क्या काम किया। फाइंडिंग्स ने भी ऐसा सजेस्ट किया, हमारा हाइपोथेसिस फर्स्ट सजेस्ट करता है कि साइकोपैथी जो है वो इंसिबिलिटी प्रमोट करता है, हाइपोथेसिस सेकंड सैडिज्म जो है वो मॉडरेट करता है, लाइक। तो इसको थ्योरी के साथ लिंक करना है। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी इसको कैसे एक्सप्लोर करती है और ये सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी का कैसे एक न्यू एंड है, ये होगा कंट्रीब्यूशन। यानी हम जो गलती करते हैं कंट्रीब्यूशन में, वो पहली गलती ये है कि हम कहते हैं कि वी एक्सटेंडेड द सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। नो, as per results we advance or reopen or review a new end under explored end of self determination theory। how clarify करते हैं ये कंट्रीब्यूशन के 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट कंट्रीब्यूशन, सेकंड कंट्रीब्यूशन, थर्ड, इस पे काम करते रहे। जब थर्ड 3 कंट्रीब्यूशन फाइनल हो गई, 4 कंट्रीब्यूशन फाइनल हो गई, आप उसको एंड कर दें। तो मेन मैंने कंसर्न ये रखा कि थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन जो है वो कहीं बार बार थ्योरी की बात नहीं करनी कि हमने किसी की थ्योरी को रॉन्ग किया, हमने किसी थ्योरी को चैलेंज किया। नो, हमारे रिजल्ट्स उस थ्योरी की अंडर एक्सप्लोर्ड एंड को कैसे ओपन कर रहे थे, ये आपकी थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन होगी, चाहे ये एक पैरा क्यों ना हो। क्लियर है पॉइंट? जी सर। अब इसके बाद हमारे पास है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। प्रैक्टिशनर्स इसको क्यों स्टडी को या इस आर्टिकल को क्यों स्टडी करें, क्यों अप्रोच करें। और प्रैक्टिशनर्स आप टारगेट करेंगे स्पेसिफिक प्रैक्टिशनर्स, ना कि वर्ल्ड वाइड। स्पेसिफिक प्रैक्टिशनर्स क्या होंगे, इंडस्ट्री ड्रिवन प्रैक्टिशनर्स होंगे, लाइक पॉलिसी मेकर्स हेल्थ केयर के, मैनेजर्स हेल्थ केयर, एम्प्लॉइज हेल्थ केयर, मिनिस्ट्री हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में रहना है।
आप कोई भी PhD का थीसिस उठाएं जहां स्टूडेंट गलती कर रहा हो तो वो क्या करता है, जो भी इम्प्लीकेशंस बताता है वो ब्रॉडर बता रहा होता है, बहुत ज्यादा जनरलाइज या टुवर्ड्स इंडस्ट्री नहीं होते। तो 4 to 5 प्रैक्टिशनर्स के लिए आप जस्ट अपनी इम्प्लीकेशंस रखें। और इम्प्लीकेशंस क्या है कि वो इसको एक्सेसिबल इम्प्लीकेशंस होनी चाहिए। इसमें जो माइंड में क्यूरी रहे वो ये है कि क्या ये इम्प्लीकेशंस एक्सेसिबल है, इम्प्लीकेशंस एक्सेसिबल ही नहीं होती, क्या वो बातें कर रहे होते हैं प्रैक्टिशनर्स के लिए जो पाकिस्तान में सूटेबल ही नहीं है, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, वो एक्सेसिबल नहीं है, उतने रिसोर्स नहीं है, उतने फंड्स नहीं है डिपार्टमेंट के पास। और आप कह रहे हैं कि आप डिपार्टमेंट्स में डिटेक्टर्स लगा दें और आप CCTV कैमरास लगा दें और आपकी एम्प्लॉई वर्कफोर्स कंट्रोल हो जाएगी, आप वर्कर को जस्ट प्रमोशन दे दें, फाइनेंशियल बेनिफिट्स ना दें और सब सेट हो जाएगा। ये जो है ये एक्सेसिबल नहीं है चीज़ें। तो आप ये देखें कि उस इन्वायरमेंट में एक्सेसिबल क्या है, एट लो कॉस्ट आपकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस इफेक्टिव होगी। तो यहां मैंने एक ही पॉइंट हाईलाइट किया कि एक्सेसिबल इम्प्लीकेशंस, और थ्योरेटिकल में मैंने एक हाईलाइट किया कि थ्योरी को एडवांस कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, अंडर एक्सप्लोर्ड एंड को रीओपन कर रहे हैं अगर आप एज पर आवर फाइंडिंग्स। ये आपके पास है एक रिसर्च आर्टिकल। तो एक कंसाइज समराइज व्यू जो है एब्स्ट्रैक्ट, इफेक्टिव वर्ड्स, कैची वर्ड्स होने चाहिए, टाइटल ऐसा हो कि जो टाइटल क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन लाए माइंड में, लाइक डार्क हॉर्स इन द रेस। अभी जो AI की रेस चल रही है, डिजिटलाइजेशन की रेस चली, डार्क हॉर्स द ह्यूमन कास्ट ऑफ AI, इसको मैंने टाइटल दिया डार्क हॉर्स इन द रेस। टाइटल नहीं बता रहा कहीं कि काम किस तरफ जाएगा। अगर मैं ऐसे कह दूं द इम्पैक्ट ऑफ AI ओवर एंजाइटी, द मीडिएशन और मॉडरेशन ऑफ सैडिज्म, बस बात तो खत्म ही होगी, क्यों पढ़ेगा कोई आपका पेपर। टाइटल ऐसा हो जो टाइटल क्वेश्चन रेज करे, शॉर्ट हो, ब्रीफ हो, कैची हो, आप देखेंगे आपका कार्ड, आपका राइट अप, आपका आर्टिकल, आपका पेपर इफेक्टिव है। यहाँ कोई क्यूरी है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। काफी टाइम लिया मैंने, मज़ा आया सर, थैंक यू। स्केल को वैलिडेट कैसे करते हैं? देखिए स्केल वैलिडेशन इजी है। आप स्केल में कुछ अमेंडमेंट करते हैं, एक पायलट टेस्टिंग उसकी की जाएगी, एक्सपर्ट से डेटा कलेक्ट किया जाएगा, कुछ एक्सपर्ट से पायलट टेस्टिंग की जाएगी। अगर वो डेटा जो है वो उसका बीटा विद इन रेंज आता है, थ्रेशोल्ड उसका, तो वो स्केल वैलिडेट हो सकता है। और फिर आप उसको आपकी जो सजेस्टेड पॉपुलेशन है, टारगेट पॉपुलेशन उस तरफ ले जा सकते हैं। रिसर्च पेपर और